हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आज हम बात करने वाले हैं लेसे एवं मैसे को लेकर। इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। लेसे को हिंदी की फुल फॉर्म में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तीय और इंग्लिश की फुल फॉर्म में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसी प्रकार मैसे को इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एचसीएफ। इसकी हिंदी की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी लेसे और मैसे को समझने के लिए हमें दो भागों में दो टॉपिक्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले लेसे को जानने के लिए हमें जानना होगा अपवर्तीय, फिर सम अपवर्तीय और फिर हम जान पाएंगे लघुत्तम समापवर्तीय। यहां हम बात कर रहे हैं अपवर्तीय। हम गुणन की संक्रिया में इस अपवर्तीय को बोल देते हैं गुणज या पूर्ण गुणज। भाग की संक्रिया में इसे हम बोल देते हैं भाज्य। अब यहां पर हमें कोई संख्या ले लेनी है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक संख्या है 30। ये 30 किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होता है। जैसे सपोज कीजिए कि 30 को हम विभाजित करते हैं 2 से, तो 2 से 30 15 बार पूरा पूरा विभाजित होता है। मतलब ये 30 उस 2 के लिए पूर्ण गुणज होता है या उस 2 का अपवर्तीय कहलाता है। वैसे ही 30 विभाजित होता है 3 से 10 बार, तो ये 30 3 के लिए भी अपवर्तीय होता है। 30 विभाजित होता है 5 से 6 बार, तो ये 30 5 का भी अपवर्तीय होगा। 6 से विभाजित होता है 5 बार, तो ये 30 6 का भी अपवर्तीय होगा या 10 का भी अपवर्तीय होगा। इसी प्रकार 15 का भी अपवर्तीय होगा और 30 का अपवर्तीय तो है ही। अब यहां पर हम इस तरीके से जान पाए कि ये 30 2 3 5 6 10 15 30 इन अलग अलग संख्याओं के लिए अपवर्तीय का काम करता है। अब बात करते हैं सम अपवर्तीय। हमने यहां पर जाना है कि ये 30 2 का भी अपवर्तीय है, 3 का भी अपवर्तीय है, 5 का भी अपवर्तीय है, 6 10 और 15 का भी अपवर्तीय है। तो इन सभी संख्याओं के लिए 30 यहां पर अलग अलग संख्याओं के लिए अपवर्तीय है, लेकिन इन सभी संख्याओं के लिए एक साथ ये सम अपवर्तीय का काम करता है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि 30 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का और स्वयं 30 का, इन सभी का सम अपवर्तीय है। अब बात करते हैं लघुत्तम सम अपवर्तीय। मतलब यहां पर हम देख पाए कि 30 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से इन अलग अलग संख्याओं से विभाजित होता है। वैसे ही यहां पर अब हम बात करते हैं 60 को लेकर। 60 भी 30 की ही तरह है। 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से
और 20 से फिर 30 से, इन सभी से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो ये 60 इन सभी संख्याओं के लिए अलग अलग अपवर्तीय का काम कर रहा है, लेकिन इन सभी संख्याओं के लिए एक साथ ये सम अपवर्तीय का काम कर रहा है। अब यहां पर बात करते हैं लघुत्तम समअपवर्तीय को लेकर। यहां पर हम देख पाए कि 30 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से अलग अलग विभाजित होता है, अर्थात ये इन सभी के लिए अपवर्तीय हुआ या समअपवर्तीय हुआ। वैसे 60 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, इन सभी से अलग अलग विभाजित होता है। तो ये इन सभी के लिए अलग अलग अपवर्तीय और इन सभी के लिए एक साथ समअपवर्तीय का काम करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं लघुत्तम समअपवर्तीय को लेकर। तो लघुत्तम समअपवर्तीय में हम उन कॉमन फैक्टर को देखेंगे जो 30 के लिए भी और 60 के लिए भी, दोनों के लिए हैं। यहां पर हम देख पाते हैं 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर 6 दोनों में है, 10 दोनों में है, 12 दोनों में नहीं है, छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं 15 दोनों में है, 20 दोनों में नहीं है, इस 20 को भी छोड़ दीजिए, 30 दोनों में है। अब यहां पर हम बोल सकते हैं इन संख्याओं को कि 30 और 60 दोनों ही 2 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं, मतलब 2 इनका भाजक है और ये दोनों ही 2 के लिए अपवर्तीय हैं। वैसे ही 30 का और 60 का दोनों का भाजक है और 3 के लिए ये दोनों ही अपवर्तीय हैं। लेकिन हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से 30 भी कटता है और 60 भी कटता है। तो हम इन सब अलग अलग भाजकों से या फिर इन सभी भाजकों के सम्मिलित रूप से एक साथ विभाजित होने वाली छोटी से छोटी कौन सी संख्या प्राप्त कर पाए। यहां पर हम देखते हैं कि 2 से लेकर 30 तक की इन लिखी हुई संख्याओं में 30 छोटी से छोटी वो संख्या है जो इनसे विभाजित होती है, अर्थात इनकी अपवर्तीय है। अब क्योंकि 30 विभाजित तो 60 भी इन संख्याओं से होता है, लेकिन यहां पर 30 छोटा है और 60 बड़ा है। वैसे ही अगर मैं चाहता तो यहां पर 90 लिखकर भी बोल सकता था कि 90 भी इन सभी संख्याओं से अलग अलग विभाजित होता है। लेकिन 90, 60 या 30 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो इन 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 वाली संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है, अर्थात इन सभी की अपवर्तीय है, तो वो 30 है। यहां पर हम बोल देते हैं कि ये जो 30 है 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 के लिए लघुत्तम सम अपवर्तीय का काम करता है। अपवर्तीय तो 60 भी है, अपवर्तीय 90 भी है, अपवर्तीय 120 भी है, अपवर्तीय 120 से ऊपर भी, और इसी तरीके से आते चले जाएंगे। लेकिन यहां पर छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी अलग अलग फैक्टर्स से अर्थात गुणनखंडों से पूरी पूरी विभाजित होती है वो 30 है, अर्थात 30 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 के लिए छोटे से छोटा अपवर्तीय है, अर्थात लघुत्तम सम अपवर्तीय है। तो यहां पर हम जान पाए कि 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 के लिए जो लघुत्तम सम अपवर्तीय है वो 30 है। अब बात करते हैं सम अपवर्तीय की, तो सम अपवर्तीय तो 30 भी है, 60 भी है और इसी प्रकार फिर 90 भी है, फिर 120 भी है। ऐसे ही इन अलग अलग संख्याओं के लिए ये सभी सम अपवर्तीय अलग अलग रूप में अपवर्तीय भी हैं। तो अब आगे बात करते हैं महत्तम समअपवर्तक को लेकर। लघुत्तम समअपवर्तीय में अपवर्तीय, समअपवर्तीय और लघुत्तम समअपवर्तीय इन 3 टॉपिक्स के अनुसार ही, ये इन 3 टॉपिक्स के जैसे ही हमें महत्तम समअपवर्तक के लिए भी 3 टॉपिक्स को जानना होता है, जिसमें पहले आता है अपवर्तक, फिर आता है समापवर्तक, उसके बाद आता है महत्तम समापवर्तक। देखिए जैसे कि हमने अभी अभी
30 के लिए बात की कि ये जो 30 है 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, इन सभी संख्याओं के लिए अपवर्तीय का काम करता है। तो ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये क्या है? ये 30 के भाजक हैं, अर्थात ये अपवर्तक हैं। इस अपवर्तक को हम गुणन की संक्रिया में बोल देते हैं गुणनखंड, और भाग की संक्रिया में बोल देते हैं भाजक। जैसे कि हम यहां पर जान पाए 30 के लिए भाजक हैं 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब वैसे ही 60 के लिए भाजक हैं 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 और 20 तथा 30। अब हम यहां पर देख पाते हैं कि ये 30 और 60 दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो इन 30 और 60 के लिए अलग अलग अपवर्तक का काम करता है, या गुणनखंड का काम करता है, या भाजक का काम करता है। लेकिन ये 2 30 को भी विभाजित करता है और 60 को भी विभाजित करता है। तो ये 2 30 और 60 के लिए सम अपवर्तक का कार्य कर रहा है। वैसे ही 3 से 30 भी विभाजित होता है, 60 भी विभाजित होता है। तो ये 3 भी इन दोनों संख्याओं के लिए सम अपवर्तक का कार्य करता है। वैसे ही 5 इन दोनों संख्याओं के लिए समवर्तक का कार्य करता है। फिर 6 इन दोनों संख्याओं के लिए समवर्तक का कार्य करता है। फिर 10 इन दोनों संख्याओं के लिए समवर्तक का कार्य करता है। वैसे ही 15 भी इन दोनों संख्याओं के लिए समवर्तक का कार्य करता है, और 30 भी इन दोनों संख्याओं के लिए 30 और 60 के लिए समवर्तक का कार्य करते हैं। अब यहां पर जानने वाली बात है कि 2 भी इन दोनों को विभाजित कर रहा है, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 15 भी और 30 भी। अब महत्तम सम अपवर्तक क्या है? मतलब अपवर्तक तो ये जो मैंने लिख दिए सभी हैं। सम अपवर्तक जो दोनों के लिए कॉमन है वो सम अपवर्तक है। लेकिन यहां पर महत्तम सम अपवर्तक की बात की जाए, मतलब 30 और 60 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात बड़े से बड़ा अपवर्तक यहां पर कौन है? 2 छोटे से छोटा हुआ और 30 बड़े से बड़ा हुआ। मतलब अगर मैं बोलूं 30 और 60 के लिए जो मैसे है वो 30 है। हमारे पास एक संख्या है 30 और दूसरी संख्या है 60। इन दोनों संख्याओं के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा लैशय ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 30 और 60 इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 5 ये 30 के गुणनखंड बनते हैं। 2 3 6 पंजे 30। वैसे ही 60 के गुणनखंड बनाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। अब जब हमें यहां पर लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करना होता है 30 और 60 का, तब हम क्या करेंगे, लैशय के लिए जो संख्याएं इनमें उभयनिष्ठ हैं अर्थात कॉमन हैं, उन संख्याओं को सबसे पहले या उन फैक्टर्स को सबसे पहले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है फिर उसे भी गुणनखंड के रूप में ले लेते हैं। यहां पर सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 को लेते हैं। फिर यहां पर 3 कॉमन है, 3 को लेते हैं। फिर 5 कॉमन है, 5 को लेते हैं। अब यहां नीचे 2 बचा है, इस 2 को भी लेते हैं। तो हम यहां पर देख पाते हैं 2 3 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। इन दोनों संख्याओं के लिए ये 60 लैशय पे का काम करता है। अब भाग विधि से ज्ञात करना चाहें तो हम भाग विधि में क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर इनके अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे हम 30 और 60 को सबसे पहले विभाजित करेंगे 2 से, तो ये 15 बार विभाजित होगा, 60 30 बार विभाजित होगा। फिर हम 2 से विभाजित करते हैं तो फिर 15 बार, और फिर क्योंकि 15 2 से कटानी तो उसे ऐसा वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। यहाँ पर 5 से काटते हैं। ये विभाजित करने की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि नीचे संख्याओं के नीचे एक
अंतिम परिणाम के रूप में ना बच जाए। तो यहां पर हम देख पाए कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। यहां पर हमें लेसे पे में आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। लघुत्तम समापवर्तीय की ही तरह महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी 2 विधियां हैं। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। अभी हम यहां पर पुनः हैं 30 और 60 दो संख्याओं को लेकर इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में लेसे पे की ही तरह 30 और 60 दोनों के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि 30 के अभाज्य गुणनखंड जो बनते हैं वो बनते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। वैसे ही 60 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो कॉमन फैक्टर यहां पर हम देख पा रहे हैं, पहले है 2, फिर है हमारे पास 3 और फिर है 5। तो यहां पर 2 3 6 पंजे 30, ये हमें मैसे के रूप में आंसर प्राप्त होता है 30 और 60 के लिए मैसे का। अब अगर हमें भाग विधि से करना है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इनमें छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 30 छोटा और 60 बड़ा है, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं और भाग करने के बाद हम देखते हैं अंतिम शेषफल को। तो यहां पर अंतिम शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है, और किस भाजक से प्राप्त हुआ है, 30 से। तो जिस भाजक से अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही भाजक हमारे दी गई संख्याओं का मैसे का कार्य करता है। जैसे अगर हम 30 और 60 के अतिरिक्त तो कोई दूसरी संख्या ले लेते, सपोज कीजिए हम यहां पर 30 और 60 ना लेकर 30 और 45 दो संख्याएं ले लेते। जब ये 30 और 45 दो संख्याएं होती तो हम क्या करते, यहां पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो जो हमारा भाग फल आता वो 1 आता, क्योंकि 30 का भाग 45 में केवल एक बार जाएगा, 30 ही कम 30। तो यहां से हमें शेषफल बचता 15। जो शेषफल बचा है उस शेषफल से पहले वाले भाजक को हम पुनः भाग करेंगे, और हम यहां पर देख पाते हैं कि 15 से 30 को भाग जाता है 2 बार पूरा पूरा, और अंतिम शेषफल बचता है 0। तो यहां पर अंतिम शेषफल किस भाजक से प्राप्त होता है, तो वो भाजक है हमारे पास 15। तो ये 15 30 और 45 के लिए मैसे का कार्य करता है। ओके, 2 लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मैसे सदैव 1 होता है और लैसे उनका गुणनफल होता है, क्योंकि क्रमागत आने वाली संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम यहां पर कोई भी 2 सह अभाज्य संख्याएं ले लें या क्रमागत संख्याएं, जैसे हमने लिया यहां पर 11 और 12 को। अब हम यहां पर देखते हैं 11 तो वैसे भी अभाज्य संख्या है। अगर हम 11 को लेते हैं तो 11 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 1 गुणा 11। वैसे ही अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां पर हम देख पाते हैं कि 2 संख्याओं का जो मैसा होता है वो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां 11 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो मात्र 1 है। अतः हम यहां पर मैसे की बात करते हैं तो मैसे हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात 1 के बराबर आता है। फिर तथा अगर हम बात करते हैं लैसे की, तो लैसे में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं और जो संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं हैं
उन संख्याओं को भी यहां पर शामिल करते हैं। तो शामिल करी हुई संख्याओं में 2 गुना 2 गुना 3 और ऊपर जो बचता है 1, इन सभी को अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 या 12, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, 132 हमारा लैशर पे बनता है। और ये 132 यहां सीधे सीधे 11 गुना 12 होता है। मतलब जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में बताया कि क्रमागत आने वाली संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, अतः सह अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, अर्थात उनका मैसे पे 1 होगा और उनका लैसे उनके गुणनफल के बराबर होगा। बात जब सह अभाज्य संख्या की होती है तो सह अभाज्य संख्याएं कोई आवश्यक नहीं है कि वो क्रमागत यूं, हम बिना क्रम से आने वाली सह अभाज्य संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर मैं एक संख्या लेता हूं 15 और दूसरी संख्या लेता हूं यहां 16। अब 15 और 16 क्रमागत संख्याएं भी हैं। यहां इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि 15 से 16 विभाजित नहीं होता, 16 से 15 विभाजित नहीं होता और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होता। तो हम जब 15 के गुणनखंड करते हैं तो आता है 1 गुना 3 गुना 5। वैसे ही जब 16 के गुणनखंड करते हैं तो आता है 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है दोनों के गुणनखंडों में, तो ये उभयनिष्ठ होता है। हम यहां पर सीधे सीधे बोल देते हैं मैशे बराबर 1। अब बात करते हैं लैसे की। अगर हमें लैसे को देखना है तो हम देख पाते हैं कि ऊपर का कोई भी गुणनखंड नीचे नहीं है और नीचे का कोई भी गुणनखंड ऊपर नहीं है। तो यहां पर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के अतिरिक्त जो शेष गुणनखंड है उन सभी को आपस में गुणा करते हैं। तो यहां पर हम देख पाते हैं 3 पंजे 15 और 2 की पावर 4, क्योंकि 2 यहां पर जो है 4 बार अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है, तो ये होता है 16। 15 छक्का 90, 15 के 15 और 9 24, 240 यहां पर हमारा आंसर बनता है लेसर के रूप में। ओके, यदि 2 या 2 से अधिक एक समान आधार वाली विभिन्न घातीय संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं तो उन संख्याओं के लिए जो मैसे होता है सदैव छोटी घात वाली संख्या होता है और जो लैसे होता है लैसे सदैव बड़ी घात वाली संख्या होता है। जैसे हम यहां पर 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की घात 5 है, दूसरी संख्या 3 की घात 7 है और तीसरी संख्या 3 की घात 11 है। अब यहां पर हमें इन तीनों संख्याओं के लिए मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे अर्थात महत्तम समापवर्तक हम यहां पर प्राप्त करते हैं 3 की घात 5, 3 की घात 7, 3 की घात 11 के लिए। तो मैसे जो होगा वो 3 की घात 5 होगा तथा जो लैसे हमें प्राप्त होगा वो 3 की घात 11 होगा, क्योंकि लैसे में हम कॉमन और कॉमन के अतिरिक्त जो गुणनखंड होते हैं उन सभी को शामिल करते हैं। तो यहां पर 3 की घात 7 और 3 की घात 5 ऑलरेडी 3 की घात 11 में शामिल हैं, तो हम 3 की घात 11 को लैसा बोल रहे हैं। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड में 3 की घात 5 तो 3 की घात 5 में शामिल है, 3 की घात 7 में भी 3 की घात 5 शामिल है और 3 की घात 11 में भी 3 की घात 5 शामिल है। तो हम यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मैसे पे जो बनाते हैं वो 3 की घात 5 को बनाते हैं। ओके, किन्हीं दो संख्याओं के लिए उन संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे पे और मैसे पे के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं तो उनमें पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं का लैसे पे गुणा मैसे पे। जैसे
सपोज कीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या 12 और दूसरी संख्या 16। ये दो संख्याएं हमारे पास हैं, तो हम देखते हैं इन संख्याओं के लेसर पेयर और मेसर पेयर को। अर्थात हमें सबसे पहले करना होगा 12 के प्राइम फैक्टर, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसी प्रकार 16 के प्राइम फैक्टर, तो 16 के प्राइम फैक्टर जब हम करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां पर हम देख पाते हैं, अतः इनका जो मैशे बनता है वो मैशे बनेगा कॉमन फैक्टर से। मतलब सबसे पहले 2 कॉमन हुआ, फिर से आगे भी 2 कॉमन हुआ, तो इसका मैशे पे बनता है 4। इसी प्रकार अब देखते हैं लैसे। तो लैसे में जो कॉमन है उन्हें तो हम ऑलरेडी ले चुके, अब जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेते हैं। तो यहां पर 2 गुना 2 गुना 3 एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई करता है और ये हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अर्थात हमें 12 और 16 के लिए जो मैसे प्राप्त हुआ है, अर्थात एचसीएफ प्राप्त हुआ वो 4 है, और एलसीएम जो प्राप्त हुआ है वो 48 अर्थात 48 है। यहां पर हम इस चीज को चेक करते हैं, तब यहां हमारे पास जो सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसर पे गुणा मैसर पे, यहां पर हम मान लगाते हैं। तो 12 गुना 16 और इधर हम करते हैं 4 गुना 48। 12 की गुणा 16 से करते हैं, 12 छंग 72, हासिल बचे 7, 12 कम 12, 12 और 7 19, 192। अब यहां पर 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों ही बराबर प्राप्त होते हैं। अब इस सूत्र के द्वारा हमें अगर दोनों संख्याएं ज्ञात हैं तो हम लैसे पे और मैसे पे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दो संख्याओं का लैसे और मैसे ज्ञात है तो हम इनमें से किसी एक संख्या के माध्यम से दूसरी संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है तो लैसे गुणा मैसे बटे दूसरी संख्या में हम ले जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम लैसे गुणा मैसे को भाग करते हैं पहली संख्या से जो हमें प्राप्त होती है। वैसे ही अगर हमें लैसे ज्ञात करना है तो हम दोनों संख्याओं को गुणनफल को भाग करते हैं मैसे से। अगर हमें मैसे ज्ञात करना है तो हम दोनों संख्याओं को गुणनफल को भाग करते हैं लैसे से। तो यहां पर हमें पहली संख्या दूसरी संख्या लैसे और मैसे में से कोई 3 पार्ट पता है और चौथा पार्ट हमें ज्ञात करना है, तो हम उसे बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं x, y और z को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से a, b तथा c हमें प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या होती है x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c का HCF अर्थात मैसे पे। हमारे पास 3 अलग अलग संख्याएं इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, 29, 60 और 113। 29, 60 और 113 को विभाजित करने वाली वो कौन सी संख्या है जिससे विभाजित करने पर शेषफल 29 में से 5 शेष होता है, 60 में से 12 और 113 में से 17। तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये 29x है, 60 यहां पर y है और 113 z है, और ये 5, 12 और 17 ABC का काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, इनमें से हम सबसे पहले x माइनस ए, x माइनस y माइनस बी और z माइनस सी प्राप्त करते हैं। 29 में से 5 जाता है तो हमें बचता है 24, 60 में से 12 जाता है तो बचता है 48, और यहाँ 113 में से 17 जाता है तो हमें बचता है 96। अब हम इन तीनों संख्याओं को देख पा रहे हैं, 24, 48 और 96। यहां 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 24 से 48 भी डिवाइड होगा और 24 से 96 भी डिवाइड होगा। तो इनका जो मैसे बनेगा वो मैसे हमें प्राप्त होगा बराबर 24। अर्थात 24 ऐसी संख्या है जिससे 29 में भाग दिया जाए तो शेष 5 बचेगा, 60 में भाग दिया जाए तो शेष 12 बचेगा और 113 में भाग दिया जाए तो शेष 17 बचेगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे क्रमशः एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड प्रकार की अलग अलग संख्याओं से हम विभाजित कर रहे हैं, और विभाजित करने पर जो शेषफल आते हैं वो अलग अलग ए, बी और सी रूप की संख्याएं होती हैं। तो वह संख्या होती है हमें दी गई जो भाजक संख्याएं हैं एक्स, वाई व जेड का लैसे पे ज्ञात करते हैं, और उसमें से हम के को घटा देते हैं। अब यहां पर ये के क्या है, के बराबर होता है एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस वी बराबर जेड माइनस सी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने पर जो शेषफल आता है वो क्रमशः 19, 27 और 31 आता है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कि जो संख्याएं हमें भाजक के रूप में दी गई हैं 24, 32 और 36, और जो शेषफल हमें दिए गए हैं 19, 27 और 31, भाजक संख्याओं में से इन शेषफल को घटाने पर क्या हमें एक ही संख्या अर्थात के प्राप्त होता है। तो 24 में से 19 को घटाते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है 5, 32 में 27 को घटाते हैं तो भी हमें प्राप्त होता है 5, 36 में से 31 को घटाते हैं तब भी हमें प्राप्त होता है 5। अर्थात यहाँ पर ये जो है 5 कांस्टेंट अर्थात के का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड अर्थात 24, 32 और 36 का लेते हैं लैसे, और लैसे में से हम के को घटा देते हैं अर्थात 5 को घटाते हैं। तो यहां 24 और फिर 32 फिर 36, इन तीनों के लिए हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हमें प्राप्त होते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, और यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर यहां 36 के लिए करते हैं हम 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है और 12 तिया 36। तो हमें यहां से प्राप्त हो जाते हैं लैसे का जब हम मान निकालते हैं तो लैसे का मान हमें प्राप्त होता है 2 की घात सबसे ज्यादा लेते हैं तो 2 की घात आता है 5, फिर 3 की घात सबसे ज्यादा लेते हैं तो 3 की घात आता है यहां पर 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 निवा होता है हमारे पास 288। अब इस 288 में से हमें के को अर्थात कांस्टेंट को घटाना है, तब वह संख्या हमें प्राप्त होगी 288 माइनस 5 यानी कि 283। ओके, अब हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो एक्स, वाई, जेड प्रकार की अलग अलग संख्याओं से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक निश्चित शेषफल के प्राप्त होता हो। तो वह संख्या होती है, हमें जो भाजक दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड उनका लैसे पे ज्ञात करते हैं और उसमें के को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 8 बार है तथा 15 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 4 प्राप्त होता है। तो हम यहां पर इस 8 बार है और 15 का लैसे पे ज्ञात करेंगे, जो लैसे पे आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे। ये सवाल बिल्कुल इससे पहले वाली जो हमारी अवधारणा थी उस अवधारणा का बिल्कुल विपरीत है। उसमें हमें जो है के को घटाना होता था भाजकों का लैसे लेकर, लेकिन यहां पर हम भाजकों का लैसे लेकर के को जोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो शेषफल थे वो अलग अलग थे और यहां पर जो शेषफल है वो निश्चित है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 8, 12 और 15 इन तीनों का सबसे पहले लैसे पे ज्ञात करते हैं। तो 8, 12 और 15 इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर करते हैं अर्थात अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमें 8 के प्राइम फैक्टर प्राप्त होते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 12 के प्राप्त होते हैं 2 गुना 2 गुना 3
और यहाँ 15 के प्राइम फैक्टर प्राप्त होते हैं 3 गुणा 5। तो हम यहां पर देखते हैं लैसे पै के लिए हम 2 को सबसे ज्यादा बार लेने पर यहां आता है 2 की घात 3, फिर हम 3 को सबसे ज्यादा बार लेते हैं तो 3 आता है केवल एक बार, फिर हम 5 को सबसे ज्यादा बार लेते हैं तो 5 भी आता है एक बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24 पंजे 120 ऐसी संख्या है जो 8, 12 और 15 से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी थी जिसे 8, 12 और 15 से भाग करें और भाग करने पर 4 शेषफल प्राप्त हो। तो 4 शेषफल कब प्राप्त होगा? जब 8, 12 और 15 से 120 पूरा पूरा विभाजित हो जाए और यहां पर 4 अतिरिक्त हो। तो हम क्या करेंगे, वह संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 120 में 4 को जोड़ना होगा, अर्थात वह संख्या होगी 124। आसान है, ओके, कर पाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिससे दी गई संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर एक निश्चित शार्प शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या होती है x में से y को घटा दिया जाए, y में से z को, और x अगर बड़ा है तो x में से z को घटाकर जो 3 नई संख्या में प्राप्त होंगी उनका मैशअप है। अर्थात देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 और 226 को भाग करने पर एक निश्चित शेषफल प्राप्त होता है। जो शेषफल प्राप्त होता है वह शार्प शेषफल भी ज्ञात करो। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या है वो 76, 151 और 226 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 226, क्योंकि इसमें तीनों संख्याओं में बड़ा है 226, तो 226 में से हम घटाते हैं 151 को, तो हमें प्राप्त होता है यहां पर पूरा 75। अब इस 226 में से घटाते हैं हम 76 को, 226 में से 76 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 150। अब इस 151 में से हम 76 को घटाते हैं, 151 में से 76 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है फिर से 75। अब ये जो 3 संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन 3 संख्याओं का जो मैशअप होगा अर्थात HCF होगा, वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इन तीनों संख्याओं में जो 75 है, 150 से 75 है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 75 होगा। अब ये 75 तो ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को अगर भाग कर दिया जाए तो वो एक निश्चित शेषफल देते हैं। अब यहां पर जानना तो ये भी है ना कि वो निश्चित अर्थात शार्प शेषफल है क्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस 75 से हम भाग करके देखते हैं 76 को, तो 75 से भाग करने पर 76 को हमें शेष बचता है 75 एकम 75 यानी कि 1। तो ये जो शार्प शेषफल है हमारे पास वो हमें प्राप्त होता है 1। समझ पाए? आसान है, ओके। अब हम यहां पर देखते हैं, यदि n संख्याओं में से प्रत्येक युग्म संख्याओं का जो मैशअप है वो a है तथा सभी संख्याओं का जो लैशय है वो b है, तब इन सभी n संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मैशअप की घात संख्याओं में 1 कम करके लैशय से गुणनफल करके प्राप्त हो जाता है। जैसे हम इसे सीधे सीधे बोल देते हैं, मैशअप की पावर n-1 मल्टीप्लाई लैशय। यहां हम क्वेश्चन को देखते हैं, यदि दी गई 4 संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मैशअप 5 है और चारों संख्याओं का जो लैशय है वो 4200 है अर्थात 4200 है, तब उन सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास यहां पर सूत्र दिया हुआ है मैशअप पावर n-1 इंटू लैशय। तो यहां चारों संख्याएं हमें नहीं पता, लेकिन मैशअप और लैशय तो हमारे पास है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, n का मान हमें प्राप्त होता है 4
और जो HCF है, HCF हमारे पास है 5 और LCM हमारे पास है 4200। अतः इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल होगा 5 की घात n-1 अर्थात 4-1 और गुणा हो जाएगी 4200 से। यहां पर 5 की घात 4-1 यानी कि 5 की घात 3, तो वो होता है 125 और गुणा कर रहे हैं हम 4200 से। तो यहां पर 125 0 0 125 0 0 125 दूनी 250 का फिर से 0, यहां पर बचता है 25। 125 चौका होते हैं 500 और 500 में जोड़ दिया 25, तो हमें आंसर प्राप्त होगा 5,25,000। ओके, आसान है, कर पाएंगे, बस ध्यान देना है सूत्र पर। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास एलसीएम और एचसीएफ में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ की एक्सरसाइज में नए नए सवालों को लेकर। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।